ओके स्टूडेंट्स, तो एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग 2025 के लिए आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो है वो सिंबल सीरीज़ के हवाले से पिछले क्लास में हमने बात की थी और आज बात होगी कोर्सेस ऑफ एक्शन के हवाले से। तो कोर्सेस ऑफ एक्शन जो है वो ये भी एमसीक्यूज़ होते हैं जो एमकेट में आस्क किए जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जिसमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। दो डिसीजंस दिए गए होते हैं आपको, एक प्रॉब्लम बताई गई होती है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको दो जो है वो डिसीजंस दिए गए होते हैं। अब आपको बताना होता है कि उसमें से कौन सा डिसीजन जो है वो फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही हमारे पास, वर्बल रीजनिंग में ही हमारे पास आता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आज हम करेंगे इसके और देखेंगे किस तरह से जो है वो हमारे पास ये सवाल सॉल्व होते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट हमें दी गई है कि मैनी केसेस ऑफ कोलेरा वर रिपोर्टेड फ्रॉम अ नियर बाय विलेज। कोलेरा एक बीमारी है, एक बैक्टीरियल इलनेस है। विब्रियोस कोलेराई नाम का एक जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जो असल में कोलेरा को कॉज करता है। तो ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है कोलेरा, ख़ास तौर पे गंदा पानी पीने से होती है। तो बहुत से केसेस कोलेरा के वो करीब के गांव में रिपोर्ट किए गए, मतलब वहाँ देखा गया। अभी इसके बाद ये कोर्सेज ऑफ एक्शन है 1 और 2 में कह रहे हैं कि पहला ये काम किया जाएगा, क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, असेंबली में सवाल को रेज़ किया जाए कि क्यों कि कोलेरा के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं या उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए। दूसरा है कि अ टीम ऑफ डॉक्टर्स शुड बी रश टू द विलेज, कि डॉक्टर्स की एक टीम को फौरी तौर पे गांव में रवाना किया जाए ताकि वो जो है वो उस बीमारी को ख़त्म कर सकें। अब देखिए दो इस कोर्सेज ऑफ एक्शन है, 1 है और 2 है। अब इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि ओनली 1 फॉलो होगा, सिर्फ 1 कर लें काफ़ी है, या सिर्फ 2 कर लें काफ़ी है, या दोनों कर लें, या दोनों में से कुछ ना करें। ठीक है, तो या 1 करें या 2 करें या दोनों में से कोई एक करें, या दोनों करें या दोनों ना करें। तो 5 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसमें हमें क्या दिखता है कि भाई फर्स्ट वाला जो है ना, चूँकि ये कोलेरा एक बीमारी है, जाहिर सी बात है, अब उसकी जल्द उसको ख़त्म करने की नीड होती है। अगर हम उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में ले कर जाएंगे इस मामले को, तो जाहिर सी बात है ये मामला ताख़ीर का, डिले का शिकार हो जाएगा। तो ये करना नंबर 1 तो करना मुनासिब नहीं है कोर्स ऑफ एक्शन में। और नंबर 2 करना चाहिए कि डॉक्टर्स की एक टीम को रश करना चाहिए, रवाना करना चाहिए हमें विलेज में, ताकि वो जो है वो क्या कर सकें, वो इस बीमारी को एरेडिकेट कर सकें, ख़त्म कर सकें उस गांव से। तो इसका हमारे पास जो है वो ओनली कोर्स 2 इसमें हमारे पास जो है फॉलो होगा इसके आंसर में। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि जापान इज़ लाइकली टू ग्रांट इंडियाज़ रिक्वेस्ट फॉर अ 500 मिलियन फास्ट डिस्पर्सिंग लोन फॉर द करंट ईयर। और नॉट लाइकली, मतलब इंडिया ने जापान से ग्रांट तलब की है 500 मिलियन डॉलर्स की इस साल के लिए, लेकिन जापान जो है वो देना नहीं चाहता इंडिया को 500 मिलियन डॉलर्स की जो ग्रांट है। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? पहला, इंडिया शुड अप्रोच अदर कंट्रीज़ टू गेट अ लोन, इंडिया को किसी और कंट्री की तरफ जाना चाहिए लोन हासिल करने के लिए। दूसरा, इंडिया शुड परसुएड जापान टू ग्रांट द लोन टू मीट द इमीडिएट डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया को फोर्स करना चाहिए जापान को कि वो लोन उसे ग्रांट करें, चूँकि वो उनकी ज़रूरत है। अब दो में से क्या काम करना चाहिए, पहला या दूसरा? अच्छा, जापान जो है वो देख रहा है कि देना नहीं चाहता जापान। मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप एक प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, तो फिर आप इस सूरत हाल पे क्या करते हैं? दोनों में से तो या तो मतलब लाइक नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है सॉरी। अब वो क्या करना चाहिए? सबसे पहला है कि इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ को अप्रोच करना चाहिए लोन के लिए, या फिर दूसरा काम ये करना चाहिए कि इंडिया को जापान को फोर्स करना चाहिए कि वो लोन दे दें। तो मेरे लिहाज से तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, सेकंड नहीं है। ओनली 1 को फॉलो करना चाहिए, 2 को नहीं, क्योंकि जब जापान ग्रांट देना ही नहीं चाहता तो उसको परसुएट करके फ़ायदा तो है नहीं, तो बिला वजह टाइम वेस्ट करने की बात है। तो ये नंबर 1 सिर्फ फॉलो होगा। ठीक है, अच्छा बल्कि सॉरी यहाँ पर आइदर वाला केस भी इसमें आ सकता है।
आइदर वाले केस, आइदर से मुराद के 1 या 2 दोनों में से कुछ एक किया जा सकता है। या तो अदर कंट्रीज़ को अप्रोच करें, उसमें भी टाइम लगेगा, और जापान को परसुएट करेंगे तो उसमें भी टाइम ही लगेगा। तो दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, जो वक्त बहरहाल दोनों में लगना है। इमीडिएट सोल्यूशन इसका कोई भी नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। तो आइदर 1 और 2 फॉलो हो गए इसके अंदर, या तो 1 या तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल रिजाइडिंग इन सम ट्राइबल एरियाज आर फ्रॉम एजुकेशन। कुछ कबायली इलाकों में जो लोग रहते हैं वो तालीम से बहुत दूर है, तो क्या करना चाहिए उनको तालीम देने के लिए? सबसे पहला, स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट शुड बी ओपन देयर, मतलब बच्चों के और बड़ों के स्कूल वहाँ पर खोलने देने चाहिए, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा कह रहे हैं, सोशल वर्कर्स शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एजुकेटिंग देम। सोशल वर्कर्स को भेजा जाए वहाँ पर, समाजी कारकुनों को, और जिनको ये काम दिया जाए कि वो उनको तालीम दें। अब देखिए, नंबर 1 तो हमारा फॉलो होगा, लेकिन नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि ये हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नंबर 2 इसका टेम्पोररी सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन सोशल वर्कर जाहिर सी बात है वापस आ जाएंगे, बट स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, तो फिर वो लंबे अरसे तक वो तालीम देते रहेंगे और एक परमानेंट इसका सदेबाब हो पाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इसके अंदर हमारे पास है, कोर्स नंबर 1, कोर्स ऑफ एक्शन 1 जो है वो फॉलो होगा इसके अंदर। क्वेश्चन 4 है, इंडिया टुडे इज मिड स्ट्रीम इन इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 60 years। तो क्या कह रहे हैं इसमें, इंडिया टुडे इज अ मिड स्ट्रीम इन इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 60 years। देयर हैज़ बीन एन almost continuous decline in mortality, while fertility has declined over the last 20 years. The consequence is that there has been a rapid growth in population over the last 50 years. तो इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसकी जो आबादी है, वो कह रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 50 सालों से आबादी बढ़ती जा रही है, और जाहिर सी बात है पॉल्यूशन में जब पॉपुलेशन में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे फिर मसाइल में भी कंट्रीज़ का इजाफा होगा बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन रेट्स। तो अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? पहला कह रहे हैं, इंडिया शुड इमीडिएटली रिवाइटलाइज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया को फ़ौरन से इसकी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू कर देना चाहिए। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो प्लान है वो शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लॉन्च अ मैसिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू मास मीडिया हाईलाइटिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट द प्रेजेंट रेट। गवर्नमेंट को बड़े एजुकेशन प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए मास मीडिया, मतलब टीवी रेडियो के ज़रिए, जिसमें वो हाईलाइट करना चाहिए कि पॉपुलेशन की आबादी के पॉपुलेशन के बढ़ने से जो अभी जो जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोनों ही करना चाहिए मेरे लिहाज से। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने चाहिए, और उसके अलावा प्रोग्राम्स भी ऐसे टीवी में दिखाने चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो मसले का बाइस बनती है। तो बोथ एंड टू फॉलोज, तो बोथ द कोर्स ऑफ एक्शन विल फॉलो, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मोर देन 200 villages in the hill area of Uttar Pradesh which are severely damaged due to cyclone, and this causes an extra burden of rupees 200 crores on state government for relief and rehabilitation work। क्या कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा गांव मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वहाँ साइक्लोन की वजह से, तूफ़ान की वजह से, और इससे 200 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया है स्टेट गवर्नमेंट पर, यूपी की। तो क्या होना चाहिए इसका कोर्स ऑफ एक्शन? देखो 200 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट आ गया गवर्नमेंट में। पहला है, पीपल ऑफ हिल एरिया शुड बी शिफ्टेड टू अदर सेफर प्लेसेस। पहाड़ी इलाके के लोगों को कहीं वहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए। और दूसरा कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट शुड आस्क मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से और ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हासिल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? 200 गांव हैं हिल एरिया में तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए तूफ़ान की वजह से, और गवर्नमेंट को 200 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया। तो आप बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा जिसकी मदद से
सही है। तो पहला है कि पीपल ऑफ हिल एरिया शुड बी शिफ्टेड टू अदर सेफर प्लेसेस। हिल एरिया जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं उनको कहीं और पर मुंतकिल कर दिया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है बिल्कुल। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट शुड आस्क मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आई थिंक दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी एक फॉलो होगा तो सूरत में क्या होगा कि इसका जो हल है वो निकल पाएगा, इसका सोल्यूशन आ पाएगा हमारे पास। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं हमारे पास जो करने होते हैं। यहाँ 34 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, $34 है और कह रहे हैं कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI रिसीव द कंप्लाइंट ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू डू द ड्यूटी ही इज़ सपोज टू। CBI जो है वो उसको एक कंप्लेन मिली है, एक शिकायत मिली है कि एक अफसर जो है वो रिश्वत ले रहा है अपनी ज़िम्मेदारी को सरअंजाम देने के लिए। अब क्या करना चाहिए CBI को? पहला, CBI शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। रंगे हाथों पकड़ना चाहिए उसको रिश्वत लेते हुए और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है CBI शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स अबाउट द ऑफिसर टू बी श्योर अबाउट द मैटर, कि CBI को कुछ और कंप्लेन का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद उसका जो है वो कोई उसके बाद जो है वो कोई प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। तो देखो भाई, अगर एक भी कंप्लेन उसकी आ गई है, सिंपल सी बात है, तो फिर जाहिर सी बात है कि रंगे हाथ उसको सबूत के साथ पकड़ लेना चाहिए, बजाय उसके कि उसको और हम कंप्लेन का इंतज़ार करें कि 10 कंप्लेन आएंगे तो जाकर एक्शन होगा। तो बेहतर ये होता है कि एक ही कंप्लेन पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 सिर्फ हमारे पास फॉलो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द फाइनेंस मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन अ मंथ बिफोर द न्यू बजट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वज़ीर ख़जाना, उसने अपने उसने अपनी रेजिग्नेशन मतलब उसने अपना इस्तीफ़ा जो है वो 1 महीना पहले पेश कर दिया न्यू बजट से, और पार्लियामेंट को बजट आने से 1 महीने पहले ही उसने दे दिया। और फाइनेंस मिनिस्टर का मेन काम होता है कि वो बजट बनाता है कंट्री का, ईयरली बजट, एनुअल बजट। तो क्या कह रहे हैं, कोड सेक्शन क्या होना चाहिए? द रेजिग्नेशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड अनदर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और किसी दूसरे इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए। दूसरा, द रेजिग्नेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, कि रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, सोचिए आप। 35 अब देखें, मेरे लिहाज से बेहतर क्या है, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 फॉलो होना चाहिए। नहीं, 1 मेरे लिहाज से तो 1 फॉलो नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है कि अब देखें, वो नया 1 महीने के सिर्फ टाइम में बजट आने में, 1 महीने में बजट आएगा, तो अब कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा तो उसको तो चीज़ें नहीं पता है इतनी, वो तो उसको चीज़ें नहीं आती, वो तो 1 महीने में बजट तैयारी नहीं कर सकता। और जो पुराना वाला है वो एक्सपीरियंस है, वो इजली बजट तैयार कर सकता है, उसके बाद भले वो रिज़ाइन कर दे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोर्स नंबर 2 हमारे पास फॉलो होगा कि द रेजिग्नेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कहना चाहिए भाई आप 1 महीने बाद इस्तीफ़ा दें तो बजट आ जाए, क्योंकि अभी कोई वक्त नहीं है, इससे बड़ा मसला हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है द लाइब्रेरियन finds some cases in which the pages from certain books issued from the library are torn। एक लाइब्रेरियन है किसी लाइब्रेरी का, उसने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि मखसूस बुक से कुछ पेजेस को फाड़ दिया है बच्चों ने, जो लाइब्रेरी से इशू किए गए हैं। तो क्या करना चाहिए लाइब्रेरियन को? क्योंकि आपको पता है कि किताब सेम वापस करनी होती है लाइब्रेरी वालों को। तो क्या करना चाहिए? पहला, द लाइब्रेरियन शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इशूड बाई ईच स्टूडेंट एंड इफ द पेजेस आर फाउंड टॉर्न स्ट्रिक्ट मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट द चाइल्ड हु हैड इशूड दैट बुक। समझ गए? मतलब जितनी किताबें जा रही हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाए, और अगर कोई पेज फटा हुआ मिले तो उस पर एक्शन लिया जाए उस बच्चे के लिए खिलाफ जो कि जिसने उस किताब को फाड़ा हो पेज को। दूसरा है सम फंड्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द चिल्ड्रन कलेक्टिवली टू रेनोवेट द लाइब्रेरी।
मतलब तमाम तालिब इल्मों से कुछ फ़ंड कलेक्ट कर लिया जाए ताकि लाइब्रेरी को रेनोवेट कर दिया जाए, उसमें नई किताबें डाली जा सकें जिससे कि पेज फट जाएंगे। ज़्यादा बेहतर क्या होगा, आपको क्या लगता है? बहुत आसान है ये तो। 36 तो आप बता दें। सिर्फ वन फॉलो होना चाहिए ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। अब जब एक जो बच्चे गलत कर रहे हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि सबको हम बोले कि पैसे जमा करो। अब जो पेज नहीं पढ़ रहा हो तो उसको हम क्यों, हाँ, तो उसको हम सज़ा क्यों दें? तो ये हमारा सिर्फ ओनली वन स्टेट हमारे पास फॉलो हो जाएगा, सही। तो ये इससे पता लगता है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं, आप फैसले किस तरह के कर पाते हैं। अक्सर लोग होते हैं फैसले नहीं कर पाते ठीक तरह से, कब क्या फ़ैसला करना है, व्हाट टू डिसाइड व्हेन। इससे हमें ये फ़ैसला करने में मदद मिलती है कि हमें कब क्या चीज़ करनी है, कब क्या फ़ैसला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड a $285 million loan to finance a project to construct coal ports by Paradip and Madras Port Trust। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $285 मिलियन का लोन अप्रूव किया एक प्रोजेक्ट के लिए ताकि कोल पोर्ट्स बनाए जा सकें पारादीप और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से। मतलब कोल पोर्ट्स बनाने के लिए उन्होंने इतना ग्रांट दिया है, उसको अप्रूव किया है। तो क्या है, इंडिया पहला है, इंडिया शुड यूज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप सच पोर्ट्स इन अदर प्लेसेस। इंडिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल करनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि और मकामात पर भी ये पोर्ट्स बनाए जा सकें। दूसरा, इंडिया शुड नॉट सीक सच फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज। इंडिया को ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल नहीं करने चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी से। बताइए कि मैं बोला हासिल करना चाहिए कि मैं बोला नहीं हासिल करना चाहिए, तो क्या करेक्ट है? मतलब एक बार अप्लाई उन्होंने किया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो कि इंटरनेशनल एक बैंक समझे हैं, जैसे अप्रूव कर दिया लोन $285 मिलियन का, ताकि वो बना सकें कोल पोर्ट्स को। ठीक है, तो अब क्या इंडिया को और भी मदद हासिल करनी चाहिए बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मज़ीद जगहों पर ऐसे हम लोग पोर्ट्स बना सकें, या नहीं हासिल करने चाहिए मदद? आपको क्या लगता है? यस, नहीं हासिल करनी चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये हमारे पास स्टेटमेंट है ना, दिस इज द स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने को $285 मिलियन की फंड्स जो है वो मिल गए। ठीक है, ओके। तो और इससे वो कोल पोर्ट्स को तामीर करेंगे एक कुछ जगह पर, मद्रास में करेंगे, जैसे मद्रास एक शहर है इंडिया का। तो क्या इंडिया को बाकी जगहों के लिए भी फ़ंड हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल ये वन है ना, करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ताकि इससे और डेवलपमेंट होगी और तरक्की बढ़ेगी इंडिया की, किसी भी कंट्री की, पाकिस्तान की, किसी की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी lamented that the electronic media was losing its credibility and that it should try to regain it by establishing better communications with the listeners and the viewers. He also emphasized the need for training to improve the functioning. जो सेक्रेटरी है उसने इस बात पे शोक मनाया, इस बात का उसने दुख का इजहार किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स वगैरह, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहे हैं और उनको वापस वो क्रेडिबिलिटी हासिल करनी चाहिए ताकि लिसनर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो सके, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो लोग अभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर जा रहे हैं तो और सोशल मीडिया वगैरह के करीब आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दोबारा से इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला है, एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फीडबैक ऑन द प्रोग्राम। कुछ कोशिशें करनी चाहिए ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड फीडबैक मिल सके प्रोग्राम पर, ताकि लोग बताएं कि प्रोग्राम ठीक है, नहीं है, अच्छा है, लगा नहीं लगा। दूसरा है, द क्रिटिकल एरियाज़ इन विच द स्टाफ रिक्वायर्स ट्रेनिंग शुड बी आइडेंटिफाइड। मतलब वो जगह जहाँ पर स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाए। तो क्या करना चाहिए 38 में? तो बेहतर तो ये है कि दोनों काम किया जाए, फीडबैक भी लिया जाए प्रोग्राम के बारे में कि आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, ऐसा पूछा जाए जो देखने वाले व्यूअर्स उनसे। और दूसरा ये भी कि
जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की, वहाँ वहाँ ट्रेनिंग दी जाए। ये दोनों काम करेंगे तो शायद लोग ज़्यादा टीवी चैनल्स को देख सकें जो आजकल नहीं देख रहे। नेक्स्ट है द किलर एंट्रिक फीवर हैज़ सो फॉर क्लेम्ड 100 लाइव्स इन सम ट्राइबल विलेजेस इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पास्ट 3 वीक्स। ये कोई बीमारी का नाम है किलर एंट्रिक फीवर, कोई बीमारी होगी है। एंट्रिक फीवर नाम की बीमारी जो है वो उसने 100 जाने अब तक ले ली हैं कबायली गाँव देहात में। एमपी इंडिया का स्टेट है, मध्य प्रदेश जिसको हम कहते हैं एमपी में, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में, मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी है वहाँ पर। क्या करना चाहिए? पहला कह रहे हैं द रेजिडेंट्स ऑफ दीज विलेजेस शुड इमीडिएटली बी शिफ्टेड टू अ नॉन इफेक्टेड एरिया, कि जो गांव के रेजिडेंट्स हैं उनको फ़ौरन से शिफ्ट कर देना चाहिए एक ऐसे इलाके में जहाँ पर ये बीमारी फैली भी नहीं है। दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ मेडिकल स्क्वाड टू दिस एरिया टू रिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑफ द किलर डिजीज़। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक मेडिकल स्क्वाड भेजना चाहिए इस एरिया में, ताकि ये जो मार देने वाली ये जो जानलेवा बीमारी है उसको फैलने से रोका जा सके। क्या करना चाहिए? 39 में आप बताइए। यस, सिर्फ 2 करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप उनको किसी नॉन इन्फेक्टेड एरिया में भेज देंगे तो वो नॉन इन्फेक्टेड एरिया भी इन्फेक्टेड हो जाएगा ना, जैसे कोरोना वायरस में था। अब कोविड अगर किसी कंट्री में फैल गया है तो जाहिर सी बात है अब उसके दूसरे कंट्री में होने बनेंगे उन लोगों को, वो तो वहाँ पे भी कोविड फैला देंगे जाके। तो बेहतर यही होगा कि वहाँ पर उसको स्प्रेड को रोकने के लिए वहाँ पर मेडिकल स्क्वाड भेज दिया जाए। तो ये इसका मतलब आप अच्छा तरह डिसाइड कर पाते चीज़ों को, आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत है अगर आप इसके सही जवाब दे पा रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग फैसला नहीं कर पाते हैं क्या करना है, वो जल्दबाजी में गलत फैसला कर देते हैं। उससे और उल्टा, जैसे कोई अगर ये फैसला कर दे कि और भेज दे तो वो तो उल्टा नुकसान कर दे उसने, तो दुनिया में फैल जाएगी ऐसी बीमारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये इंडिया के 2 वो है स्टेट्स हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू सेट अप अ जॉइंट कंट्रोल बोर्ड फॉर बेटर कंट्रोल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेवरल इंटरस्टेट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। पता उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये तो इंडिया के स्टेट्स हैं, उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली है कि हम मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, मुख्तलिफ काम करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से हम जो है वर्क कर पाएंगे। अब क्या है कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला कह रहे हैं अदर नेबरिंग स्टेट्स शुड सेट अप सच कंट्रोल बोर्ड्स, दूसरे नेबरिंग स्टेट्स को भी ऐसे ही एक कोएलिशन कर लेनी चाहिए। दूसरा है द प्रोपोज कंट्रोल बोर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू फंक्शन एज सच जॉइंट बोर्ड्स आर ऑलवेज इनइफेक्टिव, कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो एक तरह से कोएलिशन हुई है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोएलिशन बेकार होती है। तो क्या बेहतर है आप बताइए, 1 या 2? क्वेश्चन 14 में तो बिल्कुल सही कहा आपने 1। जाहिर सी बात है ये हमेशा बेहतर होता है कि स्टेट्स जो है वो मिलकर काम करें, एक से भले 2 होते हैं, बजाय इसके कि हम उसको और ज़्यादा उसकी हक्कलफी करें कि नहीं ऐसा करना गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा जॉइंट कॉपरेशंस होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिट के साथ हो पाते हैं, अच्छी तरह से हो पाते हैं। तो ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलो होगी, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन 1 फॉलो होगी। सॉरी, आंसर्स हैं हमारे पास। ओके, अब आ जाते हैं दोबारा एक और एक्सरसाइज 4 भी है हमारे पास ये। तो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है बेटा? स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अच्छा इसमें 3 कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या कह रहे हैं? इन वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स इन रेलवे level crossing 50 people died when a bus carrying them collided to a running train। मतलब रेलवे लेवल क्रॉसिंग का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 50 लोग जो है वो मारे गए हैं जब एक बस जो है वो रनिंग ट्रेन से कोलाइड कर गई, टकरा गई। तो रेलवे एक इशू है रेलगाड़ी का। अब कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस कोर्स ऑफ एक्शन? 3 कोर्स ऑफ एक्शन इसमें। पहला कह रहे थे ट्रेन ड्राइवर शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड, ट्रेन के ड्राइवर को सबसे पहले सस्पेंड कर देना चाहिए। दूसरा, द ड्राइवर ऑफ द बस शुड बी ट्राइड इन कोर्ट फॉर नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, जो बस का ड्राइवर है उसको
कोर्ट में ले जाना चाहिए कि उसने जो नेग्लिजेंस की है, उसने जो अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज किया है कि वो गाड़ी जाकर टकरा गई रेल से। तीसरा, द रेलवे अथॉरिटी शुड बी आस्क्ड टू मैन ऑल इट्स लेवल क्रॉसिंग। रेलवे अथॉरिटी को कहा जाना चाहिए कि वो हर एक क्रॉसिंग पे एक शख्स खड़ा कर दें, जो खड़ा होता है, जो कि वहाँ आने वाली गाड़ियों को रोकता है या घंटी बजाता है कि ट्रेन आने वाली है, और सायरन बजाता है, जिससे पता लगता है कि कोई भी गाड़ी अब पटरी से ना गुजरे, इसके करीब ना आए। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कोई भी फॉलो नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 2 फॉलो होना चाहिए, सिर्फ 3 फॉलो होना चाहिए, 2 3 फॉलो होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस। अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? इन तीनों में से कौन सा एक्शन लेते हैं? यस यस, वेल डन। तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल तो बहुत अच्छी है भाई। तो सी होगा हमारे पास, ओनली 3 फॉलोज। एप्स कैसा क्यों लगा, मतलब आपको क्यों लगता है कि ट्रेन ड्राइवर को सस्पेंड करना चाहिए और जो बस ड्राइवर है उसको कोर्ट में घसीट लेना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बाद में भी और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसको सजा देकर फ़ायदा भी क्या होगा, क्योंकि दूसरा एक गाड़ी दोबारा से उसमें जाकर वो लग जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि हम सिर्फ 3 फॉलो करें कि वहाँ पर शख्स खड़ा कर दें जो हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोक सके ट्रेन पर से। नेक्स्ट सेकंड है, देयर वाज अ स्पर्ट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन द सिटी ड्यूरिंग द रिसेंट फेस्टिवल सीजन। जो आजकल कह रहे हैं कि फेस्टिवल का सीज़न आया है, कोई भी त्यौहार, ईद बकरीद का त्यौहार है, तो कह रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस त्यौहार में बढ़ गई हैं, मतलब जराइम पेशा अफराद बढ़ गए हैं, चोरी चकारी डकैती बढ़ गया है। क्या करना चाहिए? पहला है, द पुलिस शुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉज ऑफ दिस इंक्रीज। पुलिस को फ़ौरन से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस बढ़ने का मकसद क्या, मतलब है, क्यों ये मसाइल बढ़ रहे हैं, ये क्यों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इलाके में। दूसरा, इन फ्यूचर द पुलिस शुड टेक एजुकेट प्रिकॉशन टू अवॉइड रिकरेंस फॉर सच सिचुएशन ड्यूरिंग फेस्टिवल। कि मुस्तकबिल में पुलिस को एडिक्वेट प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि वो फेस्टिवल के दौरान बार बार जो ये मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। थर्ड है, द नॉन क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड बिफोर एनी सच सीज़न। कि जो जाने पहचाने क्रिमिनल्स हैं मशहूर, उनको हिरासत में लेना चाहिए ऐसे कुछ फेस्टिवल आने से पहले उनको जेल में डाल देना चाहिए ताकि वो कोई क्राइम कर ही ना सकें। तो क्या बेहतर है इस तीनों में से? कोई भी कुछ ना करे, पहला और दूसरा करे, दूसरा और तीसरा करे, सब करें, कुछ भी ना करें। अच्छा, नॉन ऑफ दिस, नॉन फॉलोस, मतलब भाई नॉन ऑफ दिस ही होगी। पहला क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या मकसद है या क्यों बढ़ रहे हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़। दूसरा कि मुस्तकबिल में फिर पुलिस को एडिक्वेट प्रिकॉशन लेना चाहिए कि बाद में फेस्टिवल के दौरान ऐसा कुछ ना हो सके। तीसरा क्या कह रहे हैं कि जो जाने माने क्रिमिनल्स हैं, जो मशहूर हैं इलाके में कि ये 4 डकैत हैं, 5 डकैत हैं, उनको हर फेस्टिवल से पहले जेल में डाल देना चाहिए ताकि वो क्राइम ही ना कर पाए। क्या लगता है आपको? वन, टू, थ्री में से क्या होना चाहिए? यस, यस, बी ओनली 1 and 2 फॉलोज, वेरी गुड। सी नहीं होना चाहिए। तो क्या पता, मान लेते हैं अगर ये क्रिमिनल है, अगर वो उसने इरादा कर लिया कि आगे वो जुर्म नहीं करेगा, तो उसको बिला वजह जेल में डाला जाएगा ना भाई, फ़ायदा क्या उसको ऐसा करने से? तो बस बेवकूफ़ी वाली बात है। क्या पता उसने तौबा कर लिया कि आगे से वो कोई ऐसे गलत काम नहीं करेगा, तो उसको जेल में क्यों डालें पकड़ के? बेहतर ये है कि ये देखा जाए, कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये बढ़ क्यों रहा है, उसके बाद फिर एडिक्वेट मेजर्स लिए जाए कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल मास मोर्टेलिटी ऑफ श्रिम्प्स इन पॉन्ड्स और इंटायर आंध्रा कोस्ट हैज़ रिसेंटली बीन रिपोर्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वायरस। श्रिम्प कहते हैं झींगे को, झींगा, प्रॉन्स।
बड़ी तादाद में जो झींगे हैं आंध्रा कोस्ट के में वो मर गए, और इसकी वजह बताई गई कि एक वायरस है जिसकी वजह से वो सारे झींगे जो हैं वो मर गए हैं। अब क्या किया जाना चाहिए? पहला, द वाटर ऑफ द पॉन्ड्स अफेक्टेड शुड इमीडिएटली बी ट्रीटेड फॉर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द वायरस। तो पॉन्ड का जो तालाब का जो पानी है उसकी ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए ताकि हम देख सकें कि वायरस कौन सा है जो कि असल में जिसकी वजह से ये मर रहे हैं सारे झींगे। दूसरा था कैचिंग ऑफ श्रिम्स फ्रॉम द पॉन्ड शुड टेम्पोरली बी स्टॉप, कुछ वक्त के लिए जो है वो उसका शिकार मतलब झींगों का वो बंद कर देना चाहिए। तीसरा था फिशरमैन शुड बी आस्क्ड टू वॉच फॉर द कोस्ट फॉर सच फिनोमिना इन नेचर। फिशरमैन से कहना चाहिए कि आगे मुस्तकबिल में ऐसा कोई फिनोमिना हो तो उसको देखें, मतलब श्रिम्प वगैरह मर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए। थर्ड में बताइए क्या होना चाहिए। पहला कि कुछ वाटर ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि कौन सा वायरस इसकी वजह से श्रिम्प मर रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ वक्त के लिए झींगा पकड़ने से रोक देना चाहिए मच्छी रोग, जब तक वायरस फैला हुआ है झींगे ना पकड़ें। तीसरा, मच्छरों से कहना चाहिए कि आइंदा अगर कुछ ऐसा फिनोमिना आए कि मछलियाँ मर रही हैं बड़ी तादाद में तो ख़ुद इसको देखें। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि वन। बहस तो ये कि पहला काम किया जाए कि वाटर ट्रीटमेंट किया जाए और देखा जाए कि वायरस फैल किस वजह से रहा है और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है जिससे झींगे या श्रिम्प्स जो हैं वो उनकी अमवात कम से कम हो जाए। यही बेहतर है बजाय इसके कि दो काम अगले किए जाए। फोर्थ क्वेश्चन है, द वेदर ब्यूरो हैज़ थ्रो अ रिसेंट बुलेटिन फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक विच में कॉज वाटर लॉगिंग इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी। मौसमी महकमे ने एक बुलेटिन देखा है, एक मतलब उसने एक बुलेटिन एक देखा है, ख़बर देखी है कि अगले हफ्ते बहुत तेज़ बारिश होने वाली है शहर के अंदर, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी खड़ा होने का खदशा है, सैलाबी सूरत हाल या अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। अब क्या करना चाहिए? तो द बुलेटिन शुड बी गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द मास मीडिया, कि उस बुलेटिन को, उस खबर को लंबे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। दूसरा, द सिविक अथॉरिटी शुड कीप इन readiness the pumping system from removal of water from these parts। जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की, उनको जल्दी से पंपिंग सिस्टम अपना सही करना चाहिए ताकि पानी को जल्द से जल्द जो खड़ा हुआ पानी है वो निकल जाए। तीसरा, द पीपल शुड बी एडवाइज टू स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द पीरियड, कि लोगों को कहा जाना चाहिए कि वो घर पे रहें इस दौरान और घर से बाहर ना निकलें। देखो अगर सिंध गवर्नमेंट होती है ना तो वो तीसरा वाला काम करती, पीपल्स पार्टी वो बोलती है घर पे रहो, छुट्टी दे देती है एक दिन की, तो बाहर निकलोगे नहीं तो पानी मिलेगा ही नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं तो भला वजह तुम एहतजाज करोगे नहीं। ये सिंध गवर्नमेंट का लॉजिक है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का लॉजिक हमेशा सही नहीं होता। हमें आप अगर होते हैं सिंध गवर्नमेंट की जगह पर तो आप क्या करते? तीसरा वाला तो आपको भी पता है कि बड़ा लेम सी बात है ये, जो सिंध गवर्नमेंट करती है, छुट्टी दे दो, ये कोई हल थोड़ी ना, सारा काम ख़राब हो जाता है। तो फोर्थ में हमारे पास क्या होना चाहिए? पहला था बुलेटिन शुड बी गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द मास मीडिया। उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं है, खबर देने से क्या फ़ायदा? खबर देने से तो कुछ नहीं होगा ना। मेन नंबर वन तो आई थिंक नहीं होगा। नंबर टू है, टू तो होना ही होना है भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, थ्री को भी कर सकते हैं हम, लेकिन टू के साथ थ्री को करना है, मतलब कि आप सिविल अथॉरिटीज़ जो है ना वो रिमूव करें पानी को उन एरियाज से, और तीसरा के लोगों को फिर घर पर रहने की हिदायत की जाए। मतलब हम छुट्टी ना दें उनको, कि हम एक तरह के स्ट्राइक ना करें, हम एक आम तातील का ऐलान ना करें, लेकिन एडवाइस करें कि मजबूरी के आलम में आप घर से निकलें, अदरवाइज़ आप घर पर रहें, बजाय इसके कि हम आम तातील कर दें ताकि वो। तो ये आई थिंक 2 और 3 दोनों ही करना चाहिए, 2 और 3। हाँ, लेकिन ये कि आम तातील हॉलीडे का ऐलान कर देना ये गलत है। हाँ, जो तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ है, द वर्ल्ड विल हैव टू फीड मोर देन 10 बिलियन पीपल in the next century
of whom will be in the Asia and will eat rice as their staple. कि दुनिया को खाना पड़ेगा, दुनिया को खिलाना पड़ेगा 10 बिलियन से ज़्यादा लोगों को अगले सदी में, ऑफ होम हाफ और आधी तादाद उनमें से एशिया में होगी। मतलब दुनिया में अभी तो लगभग समझो 4 बिलियन या 5 बिलियन की आबादी है, कि अगले 100 साल में 10 बिलियन आबादी दुनिया की हो जाएगी, जिसमें से 5 बिलियन तो एशिया में होंगे और वो राइस खाएंगे और चावल खाएंगे अपने स्टेपल मीट के तौर पे, कि एशिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है एशियन कंट्री में, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज चावल वगैरह नहीं खाते ज़्यादा, ब्रेड वगैरह इस तरह से खाते हैं। तो कह रहे हैं कि मोर फंड्स शुड इमीडिएटली बी एलोकेटेड फॉर राइस रिसर्च टू हेल्प एंश्योर एडिक्वेट सप्लाईज। ज़्यादा फंड देने चाहिए ताकि चावल पर रिसर्च की जा सके, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके। दूसरा, द पीपल इन एशिया शुड बी इंकरेज टू चेंज देयर फूड हैबिट। एशिया के लोगों से कहना चाहिए कि अपने खाने पीने की आदत तब्दील कर लें, चावल के बजाय रोटी खाएं। दूसरा, द राइस शुड बी ग्रोन इन कंट्रीज आउटसाइड एशिया टू मीट द डिमांड। कि चावल को एशिया के बाहर भी कंट्रीज़ में उगाना चाहिए ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। तो क्या नंबर 5 में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? यस? नहीं, मेरे लिए आसो तो सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 तो चलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 के राइस को दूसरे कंट्री में उगाना चाहिए आउटसाइड एशिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। एशिया खुद इतना बड़ा बरआज़म है कि उसमें अगर उगा दे तो आपको बाहर उगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला ही सही है कि ज़्यादा रिसर्च किया जाए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह उगाया जा सकता है। क्वेश्चन 6 है, इफ़ द फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक देयर इज़ गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। मतलब एक किसी यूनिवर्सिटी में एक स्ट्राइक कॉल की गई है स्टूडेंट्स की तरफ से, हड़ताल, और अगर फैकल्टी मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे स्ट्राइक को तो बहुत सीरियस मसला हो जाएगा, फिर क्लासेस वगैरह कौन लेगा। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि पहला, द फैकल्टी मेंबर्स शुड बी परसुएडेड नॉट टू गो ऑन स्ट्राइक। उनको ये मजबूर किया जाना चाहिए कि वो स्ट्राइक पर ना आ जाएँ। दूसरा, दोज फैकल्टी मेंबर्स टू ज्वाइन द स्ट्राइक शुड बी सस्पेंडेड। वो फैकल्टी मेंबर, वो टीचर्स जो स्ट्राइक को ज्वाइन करेंगे उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। तीसरा, द मैनेजमेंट शुड नॉट वरी अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। मैनेजमेंट को इन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बड़ा आसान सवाल है। क्या होना चाहिए? एक यूनिवर्सिटी है, उसके तालिब इल्मों ने स्ट्राइक की कॉल दी है कि हम, वो एक हड़ताल की कॉल दी है, और जो टीचर्स हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्राइक को, जिससे, और अगर वो भी ज्वाइन करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? फैकल्टी मेंबर्स को इस बात पे परसुएड करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि वो स्ट्राइक पर ना जाए। दूसरा, जो स्ट्राइक पर जाए उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको फायर कर देना चाहिए नौकरी से। तीसरा, मैनेजमेंट को सोचना ही चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि जा रहे स्ट्राइक पे जाए, नहीं जाने नहीं जाए। तो 1 तो फॉलो होगा लेकिन 2 फॉलो नहीं होगा, सिर्फ 1 फॉलो होगा, 2, 3 नहीं होगा। क्योंकि एक इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई स्ट्राइक कर रहे हैं तो तालिब इल्म, तो वो किसी अपने हक के लिए कर रहे हैं, और फैकल्टी मेंबर ज्वाइन कर भी रहे हैं तो कुछ इतना गलत नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के हक के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इस बुनियाद पर इतना हार्श डिसीजन लेना चाहिए कि उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। सो उनको परसुएड कर सकते हैं हम कि आप ना जाएँ, इससे तालिब इल्म को नुकसान होगा। लेकिन फायर करना एक बहुत ही हार्श डिसीजन है जो कभी डायरेक्टली हम ले नहीं सकते, तो सिर्फ 1 फॉलो होगा। क्वेश्चन 7 है, हायर डिस्पोजल कॉस्ट इंकरेज दोज हु प्रोड्यूस वेस्ट टू लुक फॉर चीपर वेस्ट टू गेट रिड ऑफ इट। सेवन तो छोड़ें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 देखते, द आर्मी हैज़ बीन अलर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग फ्लड ट्रिगर्ड बाय इंसिसेंट रेन्स। क्या कह रहे हैं कि जो आर्मी है उसको अलर्ट कर दिया गया है एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जो फ्लड्स आए हैं, सैलाबी रेला जो आया है, बहुत सारा, मतलब इंसिसेंट रेन्स, लगातार बारिशों की वजह से जो सैलाबी रेला दाखिल हुआ है, इससे आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पहला, रिलीफ टू फूड अफेक्टेड पीपल शुड बी अरेंज्ड
फ्लड अफेक्टेड पीपल जो है वो उनको अमदाद उनके लिए अरेंज करना चाहिए। दूसरा, सप्लाई ऑफ फूड आर्टिकल शुड बी अरेंज्ड, खाने की पीने की चीज़ें उनके लिए मुहैया करनी चाहिए। तीसरा, एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ शुड बी अरेंज्ड, मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज करनी चाहिए ताकि जो लोग ज़ख्मी हो गए उनको भी मदद मिल सके। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन 8 में क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है सारे ही काम करने चाहिए, है ना भाई। रिलीफ भी देना चाहिए, खाना भी फराहम करना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। तो ऑल शुड बी फॉलोड। जहाँ पर सलाब आता है वहाँ ये सब ज़रूरी होता है। क्या लिखा हुआ है? फेस्ड विथ अ सीरियस रिसोर्स क्रंच एंड अ डिप्रेसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो, Odisha is unlikely to achieve the targeted % compound annual growth rate during the 8th plan। कह रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर जो इंडिया का एक स्टेट है वहाँ पर मतलब फाइनेंशियल इतना ज़्यादा फाइनेंशियल उसने तरक्की नहीं की है, वहाँ पर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है और इकोनॉमी उसकी बदहाल हो रही है। और वो जो 8th प्लान के दौरान उसका टारगेटेड जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो अचीव नहीं हो पाया। मतलब जितना उसको तरक्की करनी थी उतना वो तरक्की कर नहीं पाया, उतना वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए। तो क्या होगा, अब क्या करना चाहिए इसमें? पहला, द टारगेट ग्रोथ शुड बी रिड्यूस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल में टारगेट ग्रोथ को ही कम कर देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। पहला तो होगा टारगेट ग्रोथ तो कम नहीं करना चाहिए ना, ज़ाहिर सी बात है। वो तो अलग बात है कि वो नहीं कर पाए टारगेट पूरा। दूसरा, द रीजंस फॉर द फेलियर शुड बी स्टडीड, कि ये क्यों नहीं ग्रोथ पर कर पाए, तो उसको रीजंस को समझना चाहिए। तीसरा है, उड़ीसाज परफॉर्मेंस शुड बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अदर स्टेट्स। उड़ीसा के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, मुवाजना करना चाहिए कि बाकी स्टेट ने क्यों अचीव कर लिया है और उड़ीसा क्यों नहीं कर पाया। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसके अंदर हमारे पास? 9th में 2 और 3 सी होगा ना, 2 और 3 करना चाहिए। 1 तो बेकार है ना यार, कि वो क्यों हम ऐसा करें कि हम परसेंटेज ही को डाउन कर दें। क्या करें? ओवर 27,000 बॉन्डेड लेबरर्स आइडेंटिफाइड एंड फ्रीड आर स्टिल अवेटिंग रिहेबिलिटेशन। कह रहे 27,000 बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर किसे कहते हैं? गुलाम। बॉन्डेड लेबरी जो है ना वो अब तो इंडिया वगैरह में बहुत होती है, इसमें ग़ुलाम बना दिया। और बॉन्डेड से मुराद कि वो कहीं और जा भी नहीं सकता, वो अपने मालिक के साथ ही रहेगा। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना कि एक शख्स अपने मालिक का ग़ुलाम बन जाता है, क्योंकि उसके बाप के पास मतलब किसी बाप ने जैसे कर्ज़ा ले लिया किसी अमीर आदमी से और कर्ज़ा पूरा नहीं कर पाया, तो बाप अपने बेटे को दे देता है कि ये आज से आपको ग़ुलाम स्लेव बन गया। वो बॉन्डेड लेबर्स कहलाते थे। ये इंडिया में बहुत होता है। तो कह रहे हैं कि उनको 27,000 बॉन्डेड लेबर को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको आज़ाद किया गया, लेकिन अब तक वो रिहैबिलिटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको घर मिले या फिर उनको सब चीज़ मिले, सारी जॉब्स मिले, नौकरी मिले। वो तब तक उनको नहीं मिली है, वो अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पहला है, मोर केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर शुड बी आइडेंटिफाइड। हम और केसेस को आइडेंटिफाई करें। तो पहला तो वैसे ही नहीं करना है भाई, तो जो पहले ही बॉन्डेड लेबर्स निकले उन्हीं को आप रिहैबिलिटेट नहीं कर पाओ तो और क्या फ़ायदा करके। दूसरा, टिल द प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल द बॉन्डेड लेबरर शुड नॉट बी फ्रीड। ये भी गलत बात है। कहते जब तक रिहैब के फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो बॉन्डेड लेबर्स को आज़ाद ना किया जाए, वो ग़ुलामी रखा जाए उनको। तो ये भी गलत बात है। 2 भी नहीं होना चाहिए। 3 है, द इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ स्पीडी एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबरर शुड बी रिमूव। मतलब कि जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। कि क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो रिहैब नहीं कर पा रहे और उनको हम नए सिरे से ज़िंदगी नहीं दे पा रहे, उनको घर, खाना, जॉब्स ये सब नहीं दे पा रहे। तो मेरे लिहाज से तो शायद सिर्फ 3 है। 3rd जो एक्शन है वो लेना चाहिए 10th में। अब आंसर की में डी ऑप्शन है तो ओनली 3 फॉलोस। तो बेटा ये जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ है ना कि इसको घर से पढ़ के जाने की चीज़ नहीं होती है। ये आप देख के डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं अगर आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। और इससे पता लगता है कि आप फैसला करने के हामिल हैं कि नहीं हैं, आप जल्दी फैसला कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन 11 है, इन द
टीचर्स डे फंक्शन, Shri Roy, a state awardee and a retired principal, had questioned the celebration of Teachers Day in today's materialistic world. टीचर्स डे के फंक्शन में श्री रॉय जो थे, जिसको स्टेट ने अवार्ड से नवाजा था, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उन्होंने सवाल किया कि हम क्यों मना रहे हैं टीचर्स डे आज की मादियत परस्ती की दुनिया में। मतलब कि आज जो इतनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मादियत परस्ती की दुनिया है, जिसमें फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, ये सब ख़त्म हो चुका है, तो क्यों हम आज के दौर में टीचर्स डे को मना रहे हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया। अब इसको कोर्स ऑफ एक्शन क्या दे रहे हैं भाई? अच्छा, ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन मिसिंग है, तो छोड़ दें इसको। एक अगला सवाल पढ़ते हैं 21, बाकी उसमें मिसिंग है पेज। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू न्यू बॉम्बे हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉलोइंग पॉल्यूशन ऑफ पतल गंगा रिवर कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स फ्रॉम सम केमिकल इंडस्ट्रीज। मीठा पानी की सप्लाई, पीने की जो पानी जो है ना, पीने वाले पानी की सप्लाई न्यू बॉम्बे को उसको रोक दिया गया है महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, चूँकि जो पतल गंगा रिवर है उसमें किसी केमिकल इंडस्ट्री से ना गंदा पानी दाखिल हुआ है, केमिकल, जिसकी वजह से वो पानी गंदा हो गया। तो उसकी वजह से आम शहरियों तक पानी की रसाई को रोक दिया गया है कि पानी उन्हें मुहैया नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए? अब पहला, द इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट्स इनटू द रिवर शुड बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन इमीडिएटली। कि जिन्होंने उस एफ्लुएंट को फेंका उनको कहा जाना चाहिए अपनी कंपनी फ़ौरन से बंद कर दो। दूसरा, द रिवर वाटर शुड इमीडिएटली बी ट्रीटेड केमिकली बिफोर रिज्यूमिंग सप्लाई। रिवर के वाटर को फ़ौरन से केमिकल्स डाल कर ट्रीट करना चाहिए, उसको साफ़ करना चाहिए, उसके बाद सप्लाई करनी चाहिए पानी की। तीसरा है, द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शुड चेक द नेचर ऑफ एफ्लुएंट्स बीइंग डिस्चार्ज इन द रिवर बाय इंडस्ट्री एट रेगुलर इंटरवल। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको जो एफ्लुएंट है, केमिकल इंडस्ट्री जो अपना एफ्लुएंट फेंक रही है ना, उनको टाइम टू टाइम उनको चेक करना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स में, कि कहीं वो मुज़र सेहत चीज़ें तो दरिया में बाहर नहीं रही, जिसकी वजह से आगे भी कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा से यह मसला क्रिएट हो जाए। 21 में आपको क्या लगता है, सी करना चाहिए? ओनली 2 and 3 फॉलो, बिल्कुल सही जवाब है। ट्रीटमेंट करने चाहिए और देखते रहना चाहिए। पहला नहीं, चूँकि जाहिर सी बात है, अब उन्होंने एफ्लुएंट डाल दिया, अब आप $1 बिलियन की लगी हुई इंडस्ट्री होती है, आप उसको बंद नहीं कर सकते, उससे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री, और कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बड़े मसाइल आएंगे, तो बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये करना चाहिए कि केमिकल ट्रीट करना चाहिए पानी को। और दूसरा क्या बेटा, कि जो एफ्लुएंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर्स के अंदर, उनको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि कहीं वो ज़्यादा हार्मफुल या नुकसानदार चीज़ें तो नहीं है जिनको डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर में, दरिया में। ठीक है, तो ये बेटा हमने यहाँ पर कुछ कोर्स ऑफ एक्शन के MCQs देखे कि स्टेटमेंट दी होती है और किस तरह से उसके कोर्स ऑफ एक्शन को हम बता सकते हैं। तो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो काफ़ी बेहतर है, आपने काफ़ी आंसर्स बताए। लेकिन ये देखो, ये MD-CAT में आता है, या तो फिर जो लॉजिकल रीजनिंग IQ लेवल जिस भी टेस्ट में होता है, जैसे जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है उसमें आ रहा होता है, हमदर्द में आ रहा होता है, अब बाकी डाओ में तो आता ही आता है, मतलब उसमें। लेकिन जो अब KU के टेस्ट में नहीं आता, कराची यूनिवर्सिटी में नहीं आता लॉजिकल रीजनिंग। इसी तरह से डाओ की जो वो है फार्म, डाओ के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें ये नहीं आता हमारे पास। JSMU में कुछ टेस्ट में आता है ये जिना में, लेकिन डाओ में नहीं आता। तो जिन बच्चों के रेलेवेंट, जिनके टॉपिक में लॉजिकल रीजनिंग है टेस्ट में, उनके लिए लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल होगा, जो जिनके ये लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने सिंपल सीरीज़ कराई थी, उससे पहले सिलोगिज्म कराई थी, अभी मैंने आपको कोर्स ऑफ एक्शन कराया। MD-CAT के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसका PDF अगर आप चाहें तो PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि सवाल देखें कितने सारे हैं इसमें। 1171 पेज का ये जो है ना, 1171 1100 पेज का ये हमारे पास ये पूरा फाइल है इसकी, इतने सवाल आते हैं। तो अभी तो मैं कुछ सवाल आपको कराता हूँ कि बस आपको पता लग जाए कि यार कैसे इसका आंसर आता है, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। अदरवाइज़ ठीक है, बाकी घर पे डायरेक्टली भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बस अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, जो लॉजिक्स को यूज़ करना है, अपने स्किल्स को इस्तेमाल, मेंटल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आंसर देना होता है। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरह ये नहीं है कि आपको उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा घर से। बस समझ में आ गए? तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज MD-CAT लॉजिकल रीजनिंग में आज हम जो है वो सिंबल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। कल हमने सिलोगिज्म के लेक्चर को डिस्कस किया था,
और उसमें हमने देखा था किस तरह से उसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जाता है। और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास सिंबल सीरीज से आते हैं, डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, नॉन वर्बल रीजनिंग से जिनका ताल्लुक होता है। और जो उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम जज करते हैं करेक्ट आंसर को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे MD कैट के लिए। तो डायरेक्ट हम, और इजी होता है, इंटेलिजेंस टाइप का टेस्ट होता है ये, IQ लेवल के हिसाब से आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर से मुराद ये कि A B C D E करके दिया हुआ है। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट आपको जो E के बाद जो F आएगा वो आपको आंसर फिगर्स में से कोई एक आपको देख कर जो है वो बताना होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई पैटर्न आपको सिंबल के अंदर दिख रहा होता है जिसको डिटेक्ट करते हुए आप करेक्ट आंसर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जब हम देखते हैं तो देखें 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है। अब इसके बाद हमारे पास 6 लाइन्स होनी चाहिए। तो इसके मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड भी गलत है, बाकी 6 लाइन इसमें भी है, 6 लाइन इसमें भी है, 6 लाइन इसमें भी। अब हम देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है बेटा, कि लाइन है, फिर एरो है, लाइन है, एरो है, लाइन है, उसके बाद एरो आना चाहिए। ठीक है, तो पहले लाइन है, पहला एरो नहीं है, तो पहला वाला नहीं हुआ। अब देखिए लाइन है, एरो है, लाइन है, एरो है, लाइन है, एरो है। अच्छा, एरो जो है ना जितने भी है सारे के सारे राइट साइड पर है, कोई लेफ़्ट साइड पर नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कोई एरो नहीं है, इसलिए फिफ्थ भी हमारा नहीं हो सकता। तो ये फोर्थ आंसर हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि राइट की तरफ एरो होगा। पसंद में आ गई? तो यहाँ पर फिगर 4 इसका जो है वो आंसर फिगर 4 वो इसका आंसर होगा। इसी तरह से कोई ना कोई पैटर्न आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्या इसका आंसर आने वाला है। जैसे सेकंड देखिए, ये हमारे पास है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अब एक इस तरह से जो है वो स्टार जैसा बना हुआ है और ये एरोज़ हैं वो मूव कर रहे हैं। पहले एरो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, अगला एरो यकीन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह से एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं। जब एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, देखें कि एक पॉइंट है और एरो इस तरह से आ रहा है, फिर एरो इस तरह से आ रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ आया, फिर पॉइंट यहाँ आया, फिर पॉइंट यहाँ आया, फिर पॉइंट यहाँ आया, फिर पॉइंट यहाँ आया, अगला पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। क्लॉकवाइज मूव कर रही है पॉइंट। तो A नहीं है, फिगर 1 नहीं है, फिगर 5 नहीं है। अब 2, 3, 4 में से कोई एक है। ठीक है, अब एरो जो मूव कर रहे हैं वो हमेशा L शेप में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 4 हमारा नहीं है। अब या तो 2 है या तो 3 है। अब एरो की मूवमेंट देखिए क्या है, पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, तो एरो यूँ मूव कर रहा है, फिर यूँ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। फर्स्ट एरो यहाँ है, फिर एरो यहाँ पर 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 है। ठीक है, इसका मतलब अगला एरो यहाँ पर हमारे पास आएगा, तो थर्ड आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फिगर नंबर 3। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें कि ये प्रॉब्लम फिगर हमारे पास दी हुई है और ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का स्क्वायर है, ट्राइंगल स्क्वायर सर्किल है, ट्राइंगल स्क्वायर सर्किल माइनस है, फिर प्लस है। तो इसके बाद क्या होगा, मतलब यूँ चल रहा है, फिर यूँ चल के उसके नीचे आ रहा है फिर। ठीक है, माइनस प्लस आ गया, माइनस प्लस के बाद क्या हमारे पास आना चाहिए, हाँ फिफ्थ होगा। माइनस प्लस के बाद मल्टीप्लाई आना चाहिए, क्योंकि माइनस से भी प्लस है ना, तो 1 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। और ऊपर देखिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर तो आया नहीं, तो इसलिए भी 3 नहीं है। और पहला ट्राइंगल है, पहला स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा इसलिए भी नहीं है। पहला ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, सर्किल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर है ना, फिर सर्किल नहीं है, इसके लिए चौथा भी नहीं है, 5वां हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे उसके अंदर के किस तरह से हम आंसर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसमें एक्सरसाइज हमारे पास आएंगे।
मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको देना है। अब ज़रा इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। अब आप बताएं, मैं बस आंसर को वेरीफाई करूँगा। गुड। तो यहाँ पर पैटर्न में ये हो रहा है ना कि इसमें जो लाइन्स हैं, कर्व्स हैं, वो किस तरह से ऐड हो रहे हैं कि +2 +3 के हिसाब से अल्टरनेटिव ऐड हो रहा है कि पहले 2 ऐड हुआ +2, फिर उसके बाद +3 हुआ, फिर +2 ऐड हुआ, फिर +3 हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि 2 ऐड होंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, सही बताया आपने। सेकंड है ये हमारे पास, ये सेकंड तो आसान है। तो ये है मतलब सिर्फ ये जो कर्व यहाँ पे मुड़ रहा है ना, इसके लिहाज से देखा जाएगा। तो पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगली बार दोबारा कहाँ आएगा, मतलब एक को स्किप करके इधर आ रहा है, फिर उसने क्या किया कि डायरेक्ट एक आया, फिर उसने क्या किया 2 को स्किप किया, 2 को स्किप करके यहाँ आ गया, फिर डायरेक्ट यहाँ आ गया, फिर उसके बाद 3 को स्किप करेगा, 1 2 3 को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर आ जाएगा, 5th पर आ जाएगा ये नंबर 5। अब ये पैटर्न इस तरह से मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्ट मूव नहीं कर रहा, मतलब पहले यहाँ से 1 को स्किप किया, फिर 1 स्टेप आगे बढ़ा, फिर 2 को स्किप किया, फिर 1 स्टेप आगे बढ़ा, फिर 1 2 3 को स्किप करेगा, फिर 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। तो ये पैटर्न इसमें तो कुछ में बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। थर्ड है ये क्वेश्चन, इसमें बताइए, ये क्लॉक हैंड्स है हमारे पास। छोटे अगर स्मॉल हैंड की बात करेंगे तो वो यहाँ आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। उसके बाद यकीनन क्या ये ऊपर आ जाएगा, पहले 12 बजे रहते, फिर 9 बजे, फिर पीछे इधर आया, फिर इस कोने पे आया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ से वापस ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। उसका मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2 और 3 तो नहीं है, 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब बिग हैंड्स की बात करते हैं, पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, ये क्लॉकवाइज मूव करे, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, देन कहाँ आ जाएगा इसके बाद, बिग हैंड्स की बात करते हैं। बिग हैंड पहले देखे 3 बजे पर है ना, फिर उसके बाद ये 7 बजे पर है, फिर उसके बाद 12 बजे पर आ गया, फिर उसके बाद 5 बजे पर आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये 9 बजे पर आ गया। अगला कौन सा होगा इसका, फॉर रीज़न यस, कॉर्नर वाला और सेंटर वाला छोड़ के आगे बढ़ रहा है, सही है। ओके, सेंटर वाला और कॉर्नर वाला छोड़ के आगे बढ़ गया, फिर कॉर्नर वाला सेंटर वाला छोड़ के आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर सेंटर वाला कॉर्नर वाला छोड़ के आगे बढ़ गया, फिर सेंटर वाला कॉर्नर छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, तो फिर यस 4 हो जाएगा, सही है। 4th ऑप्शन। 4th देखिए उसके बाद, तो ये फर्स्ट में जो कि सारे राइट पर हैं, तो फिर ऐसे ऐसे करके लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो 5th हम लगा, मतलब इसमें हम लगा लेते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कि सारे लेस देन हो जाएंगे या सारे लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे। फिलहाल ये कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 देखें, इसमें हमारे पास ये इस तरह से घूम रहा है, पहले ऊपर 1-2 फिगर से जो मूव कर रहे हैं इसमें, तो ये 6 अंदर का मूव कर रहा है और एक ये मूव कर रहा है। ये मूव किस तरह से कर रहा है, पहले इधर है, फिर इधर है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, फिर इधर है, फिर इधर है, ठीक है। यूँ आया, फिर यूँ हो गया, इधर पे आ गया, फिर इधर पर आ गया, फिर इधर पर आ गया, तो ये यूँ, अच्छा यूँ हो गया। अब इसके बाद फिर इधर पे आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है ना फिर, तो इसका मतलब कि हमारे पास 3 नहीं है और 5 नहीं है, 1 2 या 4 में से कोई एक है। अब इसके अंदर वाले देखते हैं ये 6 कैसे मूव कर रहा है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये भी हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है ना, क्लॉकवाइज यूँ है, बल्कि फिर यूँ हो गया ना, यूँ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, यूँ हो गया, फिर यूँ हो गया, फिर यूँ हो गया, फिर यूँ हो गया। उसके बाद कैसे हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना,
यूँ था, फिर इसको पूरा 90 डिग्री पर इस तरह से मूव किया, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। अब दोबारा ये शायद ये हमारा 6 पर दोबारा 6 बन जाएगा, 1 हो जाएगा ना ये, तो 1 हो गया। सही है, इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 पेटल्स, 10 लाइन्स, 10 कर्व्स हमारे पास ड्रॉ होंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि चूँकि पैटर्न जो है ना पहले सामने वाला बन रहा है पेटल के, तो पहले दूसरा नहीं बन रहा, तो ये वाला पैटर्न नहीं बन सकता, कहने का मकसद ये वाला नहीं बन सकता, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 देखें, क्वेश्चन 7। अलग अलग शेप्स आ रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं वो, पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। ओके, पहले लाइन है ये, फिर ये वी है, फिर लाइन है, फिर वी है, फिर लाइन है, तो लास्ट में वी होना चाहिए। तो उसके मतलब 3, 4, 5 तो नहीं है, 1, 2 में से एक है, ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ लाइन है, फिर वी है, फिर लाइन है, फिर वी है, फिर लाइन है। 5th होना चाहिए था, हाँ सॉरी, ये भी हो सकता है ना। अब यहाँ से तो समझ में आ गया। उसके बाद अगली चीज़ क्या, दूसरी साइड को देखें। 5th रीज़न चेंज हो रहा है, कह रहे हर में अलग शेप आ रहा है। और उसके ब्लैक सर्किल है, वाइट सर्किल है, फिर एक तरफ लाइन है, सॉरी एक तरफ स्क्वायर है, फिर एक तरफ ये है, तो ये शेप, तो ऐसे तो ये शेप हमारे पास आया। ये भी तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, 2 और 5 में से कोई एक हो सकता था। चलो मान लिया कि 1 नहीं होगा, कि नया शेप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, कॉर्नर को नहीं कर रहा ना, हाँ टच किस ग्राफ, ये वी की जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, ओके यूँ हो रहा है, ठीक है, फिर यूँ हो रहा है, फिर यूँ हो रहा है, सही है, ठीक है। शेक मूवमेंट की बात करें तो पहले ये मूवमेंट है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा, करेगा मुझसे, ठीक है, ओके। 5th हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 8। सारे सर्किल्स एक ही जैसे हैं, पाई बना हुआ एक है। अब पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, 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 ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, लेकिन थोड़ा कुछ छोड़ के चल रहा है। पहले ये डायरेक्ट दूसरे पे आ गया है, फिर एक को छोड़ रहा है, फिर तीसरे पे आ रहा है, फिर 1, 2 को छोड़ रहा है, फिर इस पे आ रहा है। अब 3 को छोड़ेगी ना, 1, 2, 3 को छोड़ेगा तो इस पे आएगा। अब 4 को छोड़ेगा, 1, 2, 3, 4 तो इस पे आएगा, लेकिन यहाँ होना चाहिए था कुछ, तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1, 3, 5 में से कोई एक हो सकता है। सही है, 1, 3, 5 में से कोई एक हो सकता है आंसर। अब शेप के लिहाज से बात करते हैं। सर्किल है, रीज़न सर्कल एक शॉर्ट शेप एरो, सर्कल एक और शेप एरो, यार सही है, नंबर 5 हमारे पास होगा। मतलब ऐसा मल्टीपल पैटर्न सेलेक्ट करने होते हैं, एक ही पैटर्न पे काम नहीं बनेगा, उसको देखो, फिर दूसरी चीज़ देखो, फिर तीसरी चीज़ देखो। क्वेश्चन 9 देखें। बॉक्सेस हैं हमारे पास, सब एक जैसे बॉक्सेस हैं, हाँ डायरेक्ट 5 बता रहे हैं। पैटर्न क्या सेलेक्ट हो रहा है, तो 1 को छोड़ रहे हैं, फिर 2 को छोड़ रहे हैं, सही, फिर उसके बाद फिर 1 को छोड़ रहे हैं, फिर 2 को छोड़ रहे हैं, फिर 1 को छोड़ेंगे तो सही है, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास हो गया। बाकी उसके हम कल करते हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह, अभी तो थोड़ा सर में दर्द पकड़ लिया इसको करके, और ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना थका देता है। केमिस्ट्री में फिजिक्स कुछ नहीं थकाएगा, ये बहुत थकाता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को आप चला रहे हो स्पीड में। ये लॉजिकल रीजनिंग है ना, इसमें आपका दिमाग मेंटल वर्किंग ये करता है बहुत तेज़ी में, लॉजिक्स बहुत तेज़ करते हैं। अगर आप डेली अगर आप करते हो ना, वैसे भी कोई इंसान डेली उसको 5-10 डेली प्रैक्टिस करे तो उसका दिमाग फुल शार्प हो जाता है, उसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं ना इसमें। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता देखो आपकी स्किल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जैसा फ़ौरन से पहचान लिया ना आपने ऐसा हो रहा है,
अब ये स्किल्स तेज़ हो जाती हैं इससे, ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो तो फ़ौरन से बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई आपको इशू आ रहा है। तो बाकी कल करते हैं इसको, और अभी तो 9 ही क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ, ज़्यादा तो हो नहीं सके।